जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। सभी को आर एस जे एजुकेशन 91 के पूरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज बात करते हैं देश की प्रथम महिला टीचर के बारे में। आप लोगों में से सभी लोग ये बखूबी जानते होंगे कि देश की प्रथम महिला टीचर कौन है। तो आपने सही समझा, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला टीचर ही हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला है। तो आज इनके हम जन्म से लेके मृत्यु तक की घटना को समझेंगे कि आखिर हमें क्या ज़रूरत पड़ गई ये वीडियो बनाने की, क्योंकि इनका जो संघर्षपूर्ण जीवन है इनके बारे में जानना हम सभी को जरूरी है। क्योंकि आधुनिक युग में क्या हो गया है कि कोई भी जो है किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना चाहता है। बस किस छोटा सा कठिनाइयाँ आई और वो लोग हताश हो गए, निराश हो गए। तो आज इस स्टोरी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कितने संघर्ष के बावजूद भी इन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर किया और दूर करने के साथ ही साथ अपना एक इतिहास में नाम दर्ज कराया। तो चलिए समझते हैं इनके जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो है कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था। वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नायगांव है। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। 3 जनवरी 1831 को हुआ था इनका ये जन्म दिवस है। ये एक किसान के घर में जन्म ली थी जो कि बहुत ही गरीब था, बहुत ही निचले तबके का था। तो क्या हुआ कि इनको जो है कि पढ़ने लिखने में काफ़ी दिलचस्पी थी। किनको? सावित्रीबाई फुले को पढ़ने लिखने में काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन समाज की गंदी मानसिकता की ये शिकार थी। ये मैं गंदी मानसिकता इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त का समाज कहता था कि केवल पढ़ने का अधिकार उच्च जाति के लोगों को है, निम्न जाति के लोगों को ये अधिकार नहीं है। तो निम्न जाति के लोग क्या करें, तो उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी उस समय की समाज की मानसिकता थी। आप समझ सकते हैं, मैं आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ। 1947 में हमें आज़ादी मिली और मैं बात कर रहा हूँ 1831 की। तो आप उस समय की कुरीतियों के बारे में समझ सकते हैं। उस समय जब हमारा संविधान भी बना था तो उसमें स्पष्ट है ऊंची जाति और निम्न जाति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन उस समय तो भेदभाव होता ही था और आज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है इस भेदभाव को, लेकिन आज बहुत हद तक कम है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो उन्हें क्या था, पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन गंदी मानसिकता के कारण उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाता था। फिर भी वो क्या करते थे, छुप छुप कर पढ़ाई करने की कोशिश करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, अर्थात जब वो पढ़ रहे थे सावित्रीबाई फुले, तो उनके पिताजी ने उनको पढ़ते हुए देख लिया और उनके पढ़ते हुए देख लिया तो उन्हें भय हो गया। भय इसलिए हो गया कि भाई हम तो एक निम्न जाति से बिलोंग करते हैं, ऊपर से ये लड़की है ना, तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आप उच्च जाति के भी नहीं हैं और ऊपर से लड़की पढ़ रही है। तो उनके पिताजी को क्या हो गया, भय हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इनका किताब छीनकर फेंक दिया, अर्थात किताब को आग लगा दी, फेंक दिया। तो ये सब देखते हुए सावित्रीबाई फुले जो है कि बहुत आहत हुई, बहुत उनको घबराहट हुई कि आखिर ऐसा क्यों। उस समय उनकी महज उम्र 5-6 साल रही होगी, है ना। तो वो बहुत आहत हुई और ये कुरीतियों से मतलब उनको लगा कि ऐसा क्या हो गया भाई, पढ़ने में क्या बुराई है। तो उनको समझाया गया कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, हम लोग निम्न जाति के हैं लोग और हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो ऊंची जाति के लोग जो है कि हमसे भय खाएंगे। इसलिए ऊंची जाति के लोग जो है कि इनको निम्न जाति के तबके को दबा कर रखते थे, तो इन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। फिर आगे समय बीता। समय बीतने के साथ महज इनकी 9 साल की आयु में क्या कर दी गई, विवाह कर दी गई। विवाह किनके साथ किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले के साथ, जिनका पूरा नाम क्या है, ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, जिनका पूरा नाम है। उनका भी उम्र मात्र 13 वर्ष था। उनका भी उम्र, किनका, ज्योतिबा फुले का भी उम्र मात्र 13 वर्ष था और इधर सावित्रीबाई फुले का भी उम्र 9 वर्ष था। उस समय वो क्या थी, अनपढ़ थी, मतलब हल्का फुल्का जानती थी लेकिन पूरी अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं जानती थी। और आपके ज्योतिबा फुले जो इनके पति हुए, वो भी 3री कक्षा में पढ़ते थे। हुआ क्या, शादी विवाह हो गया, गाड़ी आगे बढ़ी।
गाड़ी आगे बढ़ी तो इनको जो है कि पढ़ने की क्या थी, लालसा थी, एक जुनून था कि हमको पढ़ाई करना है, और ये जुनून जो है कि इनका और बढ़ा। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इनके पति जो हुए, कौन हुए इनके पति, ज्योतिबा फूले, ये इनको जो है कि पढ़ने में सपोर्ट करने लगे और साथ ही साथ ये भी इनको पढ़ाने लगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लेकिन ये समाज को गवारा नहीं गया, मतलब समाज जो है कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि भाई पति भी पढ़ रहा है और पत्नी भी पढ़ रही है, तो समाज को ये गवारा नहीं गया। और समाज के साथ ही साथ इनके ससुराल वालों ने इन दोनों पे कई सारी यातनाएं की, कई सारी कठिनाइयों से इनको सहना पड़ा, मतलब कई सारी कठिनाइयों इनको झेलना पड़ा इन दोनों को। अंततः क्या हुआ कि इनके परिवार से ही इनको बर्खास्त कर दिया गया, अर्थात इनको अलग कर दिया गया कि भाई आप दोनों अब अपना देखिए, आप इस समाज के अंग नहीं हैं, आप मेरे अंग नहीं हैं। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, समाज से और इनके परिवार से इनको हटा दिया गया। लेकिन ये समाज और इनका परिवार इनको अपने दिल से हटा दिया, लेकिन इनके दिल में जो जज्बा था, जो हौसला था पढ़ाई को लेकर, इनको ये हटा नहीं पाया, इनको ये निकाल नहीं पाया। आगे चलकर क्या हुआ, इन दोनों ने आगे चलकर अपनी स्थिति सुधारते हुए क्या किया, समाज कल्याण के काम में आगे आए, समाज कल्याण के काम में आगे आए, क्योंकि इनको अब समाज सुधारना था, क्योंकि ये समाज की ऐसी कुरीतिता थी जिनको इनको दूर करना था। तो ये समाज को अब सुधारने के लिए निकले। इसी दरमियान इन दोनों ने मिलकर क्या किया, 18 महिला स्कूल की स्थापना कर डाली, जिसमें कि इन दोनों के सौजन्य से पहला लड़कियों का स्कूल 1848 ईस्वी में कहाँ खोला गया, पुणे में। 1848 ईस्वी में पुणे में खोला गया। ठीक है, कब, 1848 में। और इनकी शादी कब हुई थी, 1840 में। ठीक है, जबकि ये समझिए कि ये दोनों, मतलब ये तीसरी कक्षा में पढ़ते थे और ये क्या थे, अनपढ़ थे, लेकिन इनको शिक्षा दी किसने, इन्होंने, इनके पति ज्योतिबा फूले ने दी। और इन्होंने 8 साल के दरमियान में ही क्या कर दिया, स्कूल का निर्माण कर दिया, पहला स्कूल का निर्माण। बाकी आगे करते गए, तो इस तरह से टोटल 18 स्कूल इन्होंने खोला। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, देश की पहली महिला टीचर कहा जाता है, शिक्षा की देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, बात इन्होंने स्कूल खोला, लेकिन इनके विरोधी जो थे, विरोधी समाज जो थे, इन लोगों ने सोचा कि आखिर ये स्कूल कैसे चलेगा, क्योंकि पढ़ाना इन लोगों को ही था। किन लोगों को, ये दोनों पति पत्नी को पढ़ाना था, लेकिन ये समाज को गवारा नहीं गया। उन्होंने कई सारी यातनाएं की कि स्कूल किसी तरह बंद हो जाए, मतलब बच्चे स्कूल में ना जाए, कई सारी यातनाएं की। उसके बावजूद भी इनके हौसलों और इनके जज्बे को लोग हटा नहीं पाए, डरा नहीं पाए। सॉरी, विरोधियों ने क्या किया कि जब ये सावित्रीबाई फुले स्कूल पढ़ाने जाती थी, तो इनको जो है असभ्य भाषा का उपयोग करते थे, लोग पत्थर मारते थे, गोबर मारते थे, मिट्टी मारते थे। तो ये लगातार कुछ समय तक चलता ही गया। लेकिन हुआ क्या, अंततः इन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। किन दोनों ने, पति पत्नी ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो इनके पति ने ज्योतिबा फूले जी ने क्या किया, इनको 2 साड़ी दिया। कितने साड़ी दिया, 2 साड़ी। ठीक है, 2 साड़ी का स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनके हौसलों को समझिएगा कि क्या इनमें हौसला था पढ़ने और पढ़ाने का, है ना। इन्हें 2 साड़ी दिया गया। एक साड़ी दिया गया कि आप वो साड़ी घर से पहनकर जो है स्कूल जाइए, होम से पहनकर स्कूल जाइए। ठीक है, और दूसरी साड़ी जो है उसे स्कूल में चेंज कर लीजिए और उस समय बच्चों को फिर आप टीच कीजिए, पढ़ाइए। फिर जब स्कूल से वापस घर आ रहे हैं तो वही पुरानी साड़ी जिस पे गोबर मट्टी फेंका गया है, वो साड़ी को आप पहन लीजिए, ताकि अगर विरोधी रास्ते में आपसे मिलते हैं, और वो अक्सर मिलते ही थे, तो वो अगर गोबर मिट्टी फेंके तो आपका जो नया साड़ी है वो खराब ना हो। तो ऐसा इनका स्ट्रगल था, ऐसा इनका हौसला था, है ना। इनके हौसलों को देखकर कई सारे विरोधियों के मन में भी ये, मतलब जहन में एक सवाल आया कि आखिर ये हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो लेडीज है ये टस से मस नहीं हो रही है, लेकिन मतलब ये टस से मस नहीं हो रही है, अर्थात ये अपने जो संकल्प ली है उसे पूरा करती ही जा रही है। तो कई सारे विरोधियों ने इनके हौसलों का नमन किया, और कईयों ने तो इन्हें देवी की तरह पूजा, देवी समझा। ठीक है,
इसी तरह कारवां आगे चलता गया और इन्होंने मतलब इनका संघर्षपूर्ण जीवन जो है कि आगे बढ़ता ही गया। और इन्होंने क्या किया, आगे चलकर अपने पति के साथ मिलकर विधवाओं, रेप विक्टिम या फिर अन्य तरह की किसी प्रकार की जो महिला का जो प्रताड़ना होता हुआ है उसे देखकर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। क्या कर दी, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की क्या कर दी, स्थापना कर दी। मतलब ये इस स्थापना करने का उद्देश्य था कि अगर किसी महिला को किसी भी प्रकार का प्रताड़ना होता है घर में या फिर वो विधवा है मतलब और वो बच्चे की माँ बनने वाली, तो भाई आप यहाँ पे आइए, यहाँ रहिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना कर दी। और इन्होंने क्या किया, नाइयों के खिलाफ हड़ताल कर दिया। नाई मतलब समझ रहे हो आप लोग, जिसे हम लोग हजाम ठाकुर करते हैं, जिससे हम लोग क्या करवाते हैं, बाल वाल मुड़वाते हैं, छिलवाते हैं, कटवाते हैं एज यूजुअल, है ना। तो नाइयों के खिलाफ हड़ताल कर दी। अब ये नाइयों के खिलाफ हड़ताल क्यों की, इसे समझ लेते हैं। तो नाइयों के खिलाफ हड़ताल इसलिए किया गया कि उस समय का समाज जो था बहुत ही क्रूर था। वो लोग क्या करता था, जो महिला विधवा होती थी उसके सर के बाल को क्या करता था, ये लोग मुड़वा देता था। मुड़वा इसलिए देता था कि वो कुरूप दिखे और वो पुनः विवाह जो है कि ना कर पाए, मतलब वो फिर से विवाह ना कर पाए। तो ये नाइयों के खिलाफ भी इनका विरोध जारी रहा। इन्होंने क्या किया, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन किया। मतलब क्या, सेम कास्ट में नहीं, अलग अलग कास्ट, मतलब अदर कास्ट। अगर कोई है ब्राह्मण और कोई है कुम्हार तो ये ब्राह्मण कुमार मतलब इंटर कास्ट अंतर जातीय विवाह को क्या किया, प्रोत्साहन किया, बढ़ावा दिया। और अपने पति के सहयोग से 1873 में सत्य शोधक नामक समाज की क्या कर दी, स्थापना कर दी। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो आप लोग सभी लोग आंसर मारते होंगे ज्योतिषीबा फुले। और ये आंसर भी सही है, मतलब इन दोनों के प्रयास से किया गया है ना। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में सावित्रीबाई फुले होगा और ये आपका ज्योतिबा फुले नहीं होगा तो आप लोग सावित्रीबाई फुले भी मारेंगे तो आंसर सही होगा, ठीक है। तो चलिए, इन्होंने क्या किया, सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दी। ये सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था निम्न जातियों को उच्च जातियों की व्यवस्था से क्या करना है, मुक्त करना है। निम्न जातियों को उच्च जातियों की व्यवस्था से मुक्त करना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना पुजारी बिना दहेज के विवाह को संपन्न करा देना है। फिर आगे वैसे ही कारवां चलता रहा, आगे कारवां चलता रहा और चलते चलते इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह निषेध की जैसे कुरीतियों के खिलाफ समाज में आवाज उठाया। फिर अंततः 1897 में 1897 में क्या किया गया कि पुणे में क्या आया, प्लेग नामक बीमारी आई, है ना। ये प्लेग के बारे में सभी लोग जानते होंगे, प्लेग एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। तो प्लेग नामक बीमारी आई और इस बीमारी में भी, ये जो बीमारी फैला पुणे में, इस बीमारी में भी इन्होंने डट कर मुकाबला किया और हर संभव अपना प्रयास किया कि ये बीमारी को कंट्रोल किया जाए। मतलब जिस भी प्रकार से इनको सहायता करने का मौका मिला इन्होंने हर प्रकार से सहायता किया, ठीक है। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ईश्वर भी नहीं चाहता कि इतने अच्छे लोग पृथ्वी पर रहें। और प्लेग के कारण अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है 10 मार्च 1897 में इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि कितनी भी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, हमें अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करता रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है, इतिहास उसी को याद रखता है जिसने समाज को, अपने देश के लिए कुछ किया है। जिसने समाज और देश के लिए कुछ किया है, इतिहास उसी को याद रखता है। आज हम लोग सावित्रीबाई फुले को 191 जन्म दिवस है इनका, 191 जन्म दिवस पे भी याद क्यों कर रहे हैं? क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कई यातनाओं, कई समस्याओं
को देखते हुए, जूझते हुए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास में दर्ज कराई है। इसीलिए आज हम लोग इनको 191 साल में भी हम लोग इनको याद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने हौसले को बरकरार रखेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और रुकिए 1 मिनट और थोड़ा समय आपका और लेंगे। सूचना है कुछ आपके लिए। सूचना ये है कि टेलीग्राम पर क्या किया जा रहा है, 10 जनवरी 2022 से टेलीग्राम पे आपका ग्रुप डी का टेस्ट चलाया जाने का आयोजन किया गया है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मात्र 59 रुपये का पेमेंट करना होगा जिसकी वैधता 25 दिन की होगी, या आपको 99 रुपये का पेमेंट करना होगा जिसकी वैधता 60 दिन की होगी। पेमेंट आपको दिए गए नंबर पे करना होगा जो कि है 7654127188। इस नंबर पे पेमेंट करके आपको इसका स्क्रीनशॉट इसी के व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम नंबर पे भेज देना होगा, ताकि आपको नए ग्रुप में ऐड कर लिया जाए और आप अपनी तैयारी को क्या कर पाए, अचीव कर पाए, अपने रिजल्ट को प्राप्त कर पाए। आगे जानकारी के लिए अगर इसका पूरा समरी समझना है कि कैसे क्या पेमेंट होगा, उसके लिए आपको आई बटन क्लिक करना होगा या डिस्क्रिप्शन में इसका विवरण दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कहने से पहले आप लोग इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख लिए होंगे, खास करके लड़कियां, क्योंकि आज के आधुनिक समय में लड़कियां को बहुत छूट दी गई है। उस समय जिस समय हम लोग 1831 की बात कर रहे थे, इस समय सोच लीजिए लड़कियां की क्या स्थिति रहेगी। उस समय भी सावित्रीबाई फुले ने एक जज्बा दिखाया, एक जुनून दिखाया और इस जुनून के साथ इन्होंने अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया। तो आप सभी लोग से अपील है कि आप लोग इतनी मेहनत करें ताकि आपका भी नाम हो और आपके अपने पिताजी माताजी का भी नाम हो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।